आपके प्यार, आपके विश्वास और आपके भरोसे के साथ आपकी दी हुई हिम्मत की बदौलत आड़ी आज से नए वर्ष में, नए वक्त में प्रवेश कर रही है। हालांकि अभी इस कार्यक्रम को शुरू हुए 1 साल होना बाकी है, वो मार्च में होगा, लेकिन अब नया वर्ष है तो हमारी तरफ से और TV9 भारतवर्ष की तरफ से नए साल की आपको बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। दुश्मन लेकिन दुश्मन होता है। वक्त चाहे जितना बदल जाए, दुश्मन दुश्मनी नहीं छोड़ता। चीन और पाकिस्तान भी ऐसे ही दुश्मन हैं जो लाख बातों के बावजूद मानते नहीं। पाकिस्तान में चारों ओर त्राहिमाम मची हुई है, लेकिन इमरान खान कहते हैं सब ठीक है क्योंकि चीन का मॉडल उन्हें सूट कर रहा है। दूसरी तरफ खड़ा है चीन, हर रोज नई साजिशों के तहत भारत को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन हम ठहरे हिंदुस्तानी हद में रहना जानते हैं, पर सामने वाला हद तोड़े तो माकूल जवाब देना भी जानते हैं। तो क्या है नए साल पर भारत की बॉर्डर वाली तैयारी? वो बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे ड्रैगन से त्रस्त नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को अब मोदी की याद आने लगी है, और साथ ही दक्षिण चीन सागर में अमेरिका वर्सेस चीन खुलेआम होने लगा है। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको यह बड़ी खबर। चीन की विस्तारवादी नीति पर अमेरिकी हमला, तिब्बतियों को धार्मिक नेता चुनने का अधिकार मिला। अमेरिका में ट्रंप ने जाते जाते नया कानून पास किया। चीन ने अड़ंगा डाला तो अमेरिका करेगा कार्रवाई। अमेरिका के कदम से भारत पर भड़का है चीन। अपना धर्म गुरु, अगला धर्म गुरु चुनने का हक तिब्बत के लोगों को होगा। चीन चाहता है कि वहां वो कठपुतली लामा को बिठा दे, और इस पर कुठाराघात करते हुए अमेरिका ने जब कदम उठाया तो अमेरिका की तरफ तो आंखें तरेर ही रहा है, भारत को भी घूर रहा है चीन। इसका पूरा मायना, इसके पूरे मतलब समझेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनसे सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हैं। मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल रोहित देव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल S डिन्नी, पूर्व CO लद्दाख, हमारे साथ आज इस चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं और नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, मैं खुद की तरफ से और TV9 भारतवर्ष की तरफ से आप सबको। और इससे पहले कि हम इस चर्चा की शुरुआत करें, मैं कुछ खास आपको दिखाना चाहता हूं, वो इंफॉर्मेशन जिससे चर्चा के वो सिरे निकलने वाले हैं जिनको समझना बेहद अहम है। आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं ये देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि वर्ल्ड कहां, ये दुनिया नए साल में क्या वही पुरानी रंजिशें होंगी, वही पुराना वर्ल्ड ऑर्डर नजर आएगा, चीन की वही पुरानी फितरतें नजर आएंगी और उससे मुकाबिल वैसे ही मुल्क नजर आएंगे, या चीजें बदल रही हैं? सबसे पहले देखिए अभी इस बार क्या किया गया है। हमेशा जब कभी ताइवान को अमेरिका सपोर्ट करता है, चीन के पेट में दर्द होता है। जब भी कोई हाई ऑफिशियल जाता है ताइवान की विजिट पे, आपने देखा है हमेशा ताइवान को धमकाने की कोशिशें होती हैं चीन की तरफ से। कभी वो अपने हवाई जहाज उड़ा देता है, कभी अपने पानी के जहाजों को, लड़ाकू जहाजों को आगे भेज देता है, और यही एक बार फिर से हुआ है। लेकिन इसको भांपते हुए अमेरिका ने इसका जवाब देना शुरू किया है। कैसे? अमेरिका टाइट, चीन से होगी फाइट। जरा देखिए ये कैसे होने वाला है इस बार। ये है ताइवान स्ट्रेट, ताइवान जल डमरू मध्य। ये इलाका जो पानी के एक डमरू सरीखा आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये है ताइवान। ताइवान के बिल्कुल बगल में ये है ताइवान स्ट्रेट, और यहां पे है अमेरिका के 2 बेहद खतरनाक लड़ाकू जहाज जो यहां पर अब गश्त कर रहे हैं। और इस बात को चीन भांप रहा है, और चीन ने अब अमेरिका के खिलाफ एक बार फिर से जहर उगलना शुरू कर दिया है। उसने कहा है वन चाइना पॉलिसी की रिस्पेक्ट करो, उसने कहा है ताइवान हमारा हिस्सा है, इस बात को मानो। लेकिन ये कैसे हुआ है और कब कब हुआ है, जरा वो भी मैं आपको बता दूं। असल में जब भी कभी लगता है कि ताइवान अब खुद मुख्तार, और इतना खुद मुख्तार होने वाला है अमेरिका के सहयोग से कि अब शायद चीन की दखल आने वाले दिनों में इस पर नहीं रह जाएगी, तब चीन आंखें दिखाने की कोशिश करता है। 1999, 2011 और 2019 में तो उसने सारी हदें पार कर दी। किसकी हदें पार कर दी? यहां पर एक मीडियन लाइन है, इस जगह पर एक मीडियन लाइन है जिसको ताइवान स्ट्रेट मीडियन लाइन कहा जाता है। असल में उसको दोनों के बॉर्डर के तौर पर माना गया है कि यहां जहां मीडियन लाइन होगी, ये काल्पनिक रेखा यहां समुद्र के ऊपर, वहां तक चीन का दायरा होगा, और यहां उसके बाद ताइवान का दायरा होगा। लेकिन इस दायरे को तोड़ते हुए बार बार अमेरिका की चीन की तरफ से लड़ाकू जहाज न सिर्फ भेजे गए हैं, बल्कि ADIZ का उल्लंघन करते हुए ताइवान के वहां पर भी उसने अपने लड़ाकू विमान भेजे हैं।
इसको बार बार पकड़ा गया है, उनके लड़ाकू जहाजों को खदेड़ा गया है और इस बार एक क्लियर कट मैसेजिंग के लिए, हालांकि ये पहले भी हुआ है, लेकिन अब इसको सील करने के लिए अमेरिका ने एक बार फिर ये कहते हुए कि ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं और इस पे नेविगेशन आवाजाही होगी और इसमें आप कुछ मना नहीं कर सकते और इसको इस तरीके से नहीं ले सकते कि हम ताइवान को सुरक्षित करने के लिए वो कदम उठा रहे हैं जो आपको मंजूर नहीं है। जरा इसके मायने समझते हैं। आप सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत साहब, लगता है कि कैलेंडर बदला है लेकिन चीन बदलने वाला नहीं है। शायद वो जो दुम की बात की जाती है कि कभी सीधी नहीं होती, वो भी कभी सीधी हो जाएगी। चीन की फितरतें नहीं बदलेंगी। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो चुनौतियां पहले की हैं, 2020 में जो बढ़ के आई थी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और मैं तो कहूंगा कि ये 2021 है जो सिक्योरिटी का बैकग्राउंड का अभी सक्सेस ढूंढेगा ये इस साल के अंदर में। आपने सबसे पहले बात शुरू की है यूएस और चाइना की, और ये जो ताइवान है ये चाइना की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी और सबसे बड़ी सेंसिटिविटी भी है। चाइना सदा ही वन चाइना पॉलिसी के ऊपर में बात करता रहा है, लेकिन ताइवान ने 2020 के अंदर में एक चीज बिल्कुल दिखा दिया पूरे विश्व को कि वो एक बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है, और जिस प्रकार उसने कोविड में काम किया है उसने पूरे विश्व का एक सम्मान पाया है। इसके अलावा जो ताइवान और यूएस के अंदर में जो रिलेशनशिप है वो एक काफी ऊंचे हद के ऊपर में है, जिसके अंदर में मिलिट्री सपोर्ट और बाकी कई किस्मों की सपोर्ट है उसके पास में। जिस प्रकार से ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, ताइवान के इलाके के अंदर में सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत नाजुक पलों से गुजरी है 2020 में, और किसी वक्त भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, लेकिन लगता है ये कि समझ में ये नहीं आ रहा है गुरमीत सर कि ये जो प्रॉब्लम एरियाज हैं, ये इतने बड़े मुल्क इनके सपोर्ट में खड़े। मसलन ताइवान की बात, ताइवान अपने आप में एक जिम्मेदार मुल्क की तरह बिहेव कर रहा है। आपने कहा उसने वाकई एक मॉडल पेश किया है कि कोविड से कैसे लड़ा जा सकता है। चीन ने ये लानत दुनिया के ऊपर थोपी है। मैं ये कह रहा हूं ये जो ग्रे एरियाज बने हुए हैं, क्या अब इनको ब्लैक एंड व्हाइट करने का अब वक्त नहीं आ गया है क्या? मेजर जनरल के सिन्हा, मैं ये सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूं कि नए साल में कम से कम ये पुराने नासूर अब इन पे हमेशा के लिए मरहम लगना चाहिए क्या? दिनेश जी, जो आपने अभी बात की, जो एक पुख्ता बात की, आपने नाम लिया ताइवान स्ट्रेट मेरिडियन लाइन की। देखिए 9 डैश लाइन तो आप सब सुनते रहे, हम सुनते रहे, और जो इंडो पैसिफिक का इलाका है उसमें 9 डैश लाइन का जो पूरे ताक में रख कर चाइना ने अपनी विस्तारवादी की थी जब उसने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए थे इस जगह। और देखिए बातचीत होती रही मगर पुख्ता काम कुछ नहीं हुआ। इस बीच आपने जो देखा खास करके पैंडेमिक के बाद, ये बिल्डअप, पोस्चरिंग, दिखावा करने के लिए हमने किया, उसने किया, ये सब चीज शो ऑफ फोर्स था जो आपने ईस्ट चाइना सी में देखा या साउथ चाइना सी में देखा। अब पैसिफिक के इलाके में जब आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया ताइवान स्ट्रेट मेरिडियन लाइन, जिसको जो चाइना है, जो उसका ईस्टर्न कमांड है, वो जानबूझकर बार बार तोड़ता रहा और दुनिया देखती रही। देखिए इंटरनेशनल लॉ के ऊपर में जो इंटरनेशनल बेस्ड नेविगेशन लॉ है, वो आप जो आपने जल डमरू मद की बात की जो ताइवान के ऊपर में, वो कहता है कि इसके अंदर में यदि आप जाएंगे तो पैसा लेंगे, चाइना पैसा लेगा उसका, वो उसके ऊपर। तो उसको पहली बार ये दो आपने युद्ध पोतों की बात की है, उसको लाके खड़ा कर दिया है उसने। और ये पहला आप देखिए 9 डैश लाइन में अभी भी कोई भी आर्टिफिशियल आइलैंड को खत्म नहीं किया गया है। तो मैं ये मानता हूं ये साल के जाते जाते और नए साल के आते हुए इतना बड़ा पुख्ता काम हुआ है। आने वाले दिन में आप बहुत ज्यादा इसकी डिबेट, इसकी विश्लेषण सोचेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि इसके डायमेंशंस अब खुलने शुरू हो गए हैं और अब ये सिरे उधड़ते चले जाएंगे और धीरे धीरे ये पूरी तुरपाई उधड़ेगी। लेकिन मैं मेजर जनरल ए.के. सिवाच आपके पास ये समझने आ रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग जाहिर है उतना अंदर नहीं देख पाते, उतनी परतें नहीं समझ पाते। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये प्रॉब्लम्स, इनका नासूर बनते जाना, बड़ी ताकतों का भी साथ में खड़ा दिखना, लेकिन ये नासूरों का फिर भी रिश्ते रहना, कहीं इसमें कुछ हिडन इंटरेस्ट्स हैं जो इनको भरने नहीं देते, इन नासूरों को ठीक नहीं होने देते, या प्रॉब्लम्स इतनी पेचीदा हैं कि इनको हल होने में टाइम लगेगा?
बिल्कुल दिनेश, हाँ कुछ एक ऐसा है कि सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको टाइम लगेगा, मगर इसमें कोई शक और सवाल नहीं। चीन जो है ताइवान को जबरदस्ती हड़पना चाहता है और वो वन चाइना पॉलिसी में कहता है ताइवान हमारा हिस्सा है और ताइवान आना चाहिए, और इसके लिए वो किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। मगर अभी रेड लाइन ड्रॉ कर दी है ताइवान ने भी और अमेरिका ने भी। अगर ताइवान के ऊपर हमला करता है चीन तो अमेरिका खुल के ताइवान के साथ आ जाएगा, और इसके साथ साथ जो ताइवान स्टेट के अंदर मेडिटेरियन लाइन बना दी है, अगर इसको पार करके चीन की कुछ भी एयरफोर्स या नेवी ताइवान की तरफ जाती है तो वो हमला माना जाएगा। ताइवान के पास भी इतनी कैपेबिलिटी है कि उसके एयर डिफेंस भी बड़ा अच्छा मजबूत है, पेट्रोइड मिसाइल है, टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है, F-22 और F-35 भी उसको मिल रहे हैं, उसके अंदर भी काबिलियत है, किसी हद तक वो चीन का मुकाबला कर सकता है, और इसी प्रकार से अमेरिका उसको खुल के आएगा। ये चीन को मालूम हो गया है, और मुझे लगता है आने वाले समय में एक तो बात साफ हो गई है कि ताइवान जो एक बहुत बड़ी एक तो अच्छा डेमोक्रेसी कंट्री बन के उभरा है, और सेकंड बात यह है कि आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि चीन किसी हद कभी भी ताइवान को भी हड़प पाएगा, क्योंकि ताइवान को हड़प नहीं सकता, लेकिन वो असर्ट करता रह रहा है, ये हम देख रहे हैं सर। और इसको मैं ये समझना चाहता हूं, रोहित देव मैं आपके पास आ रहा हूं, कर्नल दिन्नी में आपके उसके फौरन बाद आपके पास आ रहा हूं, लेकिन रोहित देव मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि ये क्या अब विश्व में तमाम देशों को जिन्होंने अभी तक या तो अपनी अप्रोच को बहुत क्लियर नहीं किया है या अभी तक वन चाइना पॉलिसी की मुखालफत नहीं की है, क्या अब ये वक्त आ गया है सर कि ताइवान वाले मसले को रिकॉग्नाइज करते हुए, ताइवान की सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज करते हुए अब इस वन चाइना पॉलिसी को खारिज किया जाए और बताया जाए चीन को कि उसकी हैसियत, उसकी औकात अब इस बदले दौर में क्या है? दिनेश जी, पहले तो आपको और दर्शकों को जय हिंद, नए साल में मुबारक। मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप कूटनीतिक तौर पे देखें पिछले 2.5 महीने में क्या हुआ है। जब से 2+2 मीटिंग हुई है हिंदुस्तान की और अमेरिका की, और उसके पहले और बाद में जो नेवल एक्सरसाइज के दौरान जो क्वाड का जो गठबंधन एक तौर से बना है, उसको अगर आप सामूहिक तौर पे देखें तो यही 2 चीजें हैं, तिब्बत को एक अहमियत देना और ताइवान को एक इंडिपेंडेंस की अहमियत देना। मैं खुद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कमेटी पे बैठता हूं ताइवान के साथ, और इतना ही बताना दर्शकों के लिए काफी होगा कि ताइवान कभी भी अपने मंसूबे से चीन से नहीं मिलेगा, और जहां तक हो सके जो वर्ल्ड कम्युनिटी है वो ताइवान का साथ देगी, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल रूप से हो, और चाहे वो मिलिट्री रूप से हो। तो ये जो एक जो गठ बन रहा है, जो ताइवान के साथ खड़ा है, चीन को उसका अंदेशा है, बट चीन को उसकी परख नहीं है कि किस हद तक जाएंगे। दूसरा जो आपने तिब्बत का सवाल उठाया, वक्त आ गया था क्योंकि हम किसी एक डिप्लोमेटिक टर्मोइल में हैं पिछले कुछ साल से, उसका खुलासा करने के लिए जब पोम्पियो यहाँ आए थे तो यहाँ पे जो बातचीत हुई उसके अधीन ही आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रंप का रुख है, और आपने कहा जाते या आते जो भी है उनका रुख, ये रुख एक सक्रिय रूप है। और आप देखेंगे आगे जो ये एजर्शंस हैं वर्ल्ड कम्युनिटी के, दोनों तिब्बत में और ताइवान में और कुछ जगह और हैं, वो काफी प्रतिष्ठित रूप से सामने आएंगे, उजागर होंगे, और जो भूमिका अमेरिका निभा रहा है वो एक तरह से महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दी है। कर्नल रोहित देव आपको ये बता रहे हैं कि वो खुद उन बातचीतों में शामिल हैं जहां पर ताइवान को लेकर मसले तय होते हैं, और उन्होंने जो जानकारी आपके लिए दी है दर्शकों के लिए वो बेहद महत्वपूर्ण है कि आने वाले दिनों में असर्शन बढ़ने वाला है, वो ताइवान हो या तिब्बत हो। लेकिन एक बात मैं ये समझना चाहता हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं दिन्नी साहब, कि ये असर्शंस कितने हों, क्योंकि असर्शंस पहले भी हुए हैं। क्या यूनाइटेड नेशंस में वो कंट्रीज, वो बड़ी तादाद है उन कंट्रीज की जिन्होंने अभी तक ताइवान को रिकॉग्नाइज करना है, क्या वो बदलेगा? अब देखिए, अब यहां पर सुरक्षा परिषद में भारत का भी शामिल होना, क्या सिनेरियो अब चीजें ऐसी बदलेंगी कि वो बदलाव समझ में आए और महसूस हो, या वैसे ही होंगी जैसा होता रहा है और लुका छिपी का खेल जैसा दिखता रहा है? दिनेश जी, सबसे पहले तो सभी आपको और आपके जो व्यूअर्स हैं सबको एक नए साल की शुभकामनाएं। मैं एक इसी आपका जो क्वेश्चन है उसी का रेलेवेंस में एक हाइपोथेसिस रखना चाहता हूं, वो यह है कि जिस तरह से भारत और चीन के बीच में लद्दाख में जो इश्यू हो रहे हैं, मेरा ये मानना है कि उसी तरह से चाइना और अमेरिका का साउथ चाइना सी में होगा। और इसके लिए मैं 3 पॉइंट्स रखना चाहूँगा। सबसे पहले, जैसे आपने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, दैट जो मीडियन लाइन है वहाँ पर कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं है कि किसका एरिया कितना है। दोनों ही, चाइना भी बोलता है अपना एरिया जहाँ तक जैसे वो बोल रहा है 9 डैश लाइन, और जहाँ तक वो क्लेम कर सकता है क्लेम कर रहे हैं, और बाकी तमाम देश हैं उसको मानता नहीं। तो ये एक अनडिमार्केटेड
समुद्र में एक ऐसा स्थिति है। नंबर 2 पॉइंट, अगर हम कुछ एक आंकड़े देखें, पिछले साल दैट इज 2019 में 13 बार यूएस के नेवी ने वहां से ट्रांजिट किया है। उससे पहले साल 9 बार, और 2016 में जब ट्रंप आए थे 12 बार, और मैं ओबामा का अगर देखो तो 2015 में 11 बार और 13 में 11 बार। तो कहने का मतलब है चाहे ओबामा हो चाहे ट्रंप हो, कम से कम 10 से 11 बार साल में वहां से ट्रांजिट कर रहे हैं। मतलब हर महीने में तकरीबन एक बार अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ जरूर कर रहा है, यानी हमेशा वो एरिया बॉयल रहा है। इसी तरह से चाइना और इंडिया के साथ में भी हमेशा पेट्रोलिंग जाता रहता और हादसे होते रहते। थर्ड पॉइंट, जो आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी, हिडन इंटरेस्ट। चाइना का दबाने के लिए अमेरिका हमेशा इसको एक बॉइलिंग करके रखेगा, और बॉइलिंग करके रखने का फायदा उनको ऐसे होगा कि चाइना को हमेशा ही डिफेंसिव में रख सकते हैं। और यहाँ आपका जो क्वेश्चन है उसका भी रेलेवेंस आता है कि अगर इसी तरह से बॉयल होते हुए एक्सीडेंटल कोई एक हादसा होता है तो डेफिनेटली यूएन और बाकी लोग आएंगे। तब तक मेरा ये मानना है कि कोई इसमें कोई ज्यादा रोल प्ले नहीं करने वाला। ग्रेट इंसाइट सर, ग्रेट इंसाइट। एक अहम खबर मैं दे दूं, उसके बाद आप लोगों के पास आता हूं। भारत चीन के बीच फिर हो सकती है बातचीत। 9वें दौर की बातचीत के लिए हो रहा है विचार। 8 दौर की बातचीत के बाद भी हालात तनावपूर्ण ही बने हुए हैं। सैन्य बलों की वापसी पर अब तक ठोस प्रक्रिया नहीं हुई है। डिसएंगेजमेंट, डिएस्केलेशन, इस सब को लेकर अभी केवल शब्द जाल ही चीन की तरफ से दिखाई दिए हैं, और उन शब्दों के पीछे भी जो मंशा रही है वो हमने लगातार देखी है। एक बार फिर बातचीत, और क्योंकि ये माना जाता है डिप्लोमेसी में कि कभी भी, और आपको एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन की तरफ भी ले चलता हूं इस दौरान जब मैं आपसे ये बात करता हूं, कि कभी भी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, वो डोर खुला रखना चाहिए, बेशक आप बाकी एक्सरसाइजेस करते रहो। इसीलिए ये 9वें दौर की बातचीत भी, हालांकि अभी तक क्या हासिल हुआ है और आगे क्या हासिल होगा इसको लेकर उम्मीदें आसमान नहीं छू रही हैं। बहरहाल आप देखिए वो देश, क्योंकि चीन आप जानते हैं कई तरह से, कई तरीकों से उनको घेरता है कंट्रीज को जिनको वो समझता है कि हमारे प्रतिद्वंदी हैं, दुश्मन हैं या ओपोनेंट हैं। हिंदुस्तान को वो ऐसा ही तस्वुर करता है। नेपाल के जरिए भी भारत को घेरने की कोशिश वो करता रहा है, और इसीलिए नेपाल के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप वो करता रहा है। वहां जो राजदूत उसने तैनात किया, उनको भी आप जानते हैं कि उन्होंने न सिर्फ वहां चीजें मैनिपुलेट की, बल्कि अपने महिला होने का फायदा भी उन्होंने उठाया था। लेकिन इस बार वो मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, पूरी कहानी क्या है जरा यहां देखिए। संकट में है ओली तो याद आ रहे हैं अब मोदी। आप देख रहे हैं कि लगातार अब बीच में जो नेपाल के सुर बदले थे, अचानक उसमें जो करेला और नीम दिखाई दे रहा था, अब फिर से जलेबी और रसगुल्ला दिखाई देने लगा है। उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि नेपाल में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। वहां पर आप जानते हैं कि ओली को भंग करना पड़ा है, और व्यवस्था भंग करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे खिलाफ और राष्ट्रपति के खिलाफ वहां अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था। असल में 2 धड़े बन गए हैं वहां कम्युनिस्ट पार्टी के, जो कि पहले भी धड़े थे, लेकिन चीन की कोशिशों से वो धड़े आपस में जोड़े गए थे। वहां पर मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जो धड़ा है कम्युनिज्म का, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं ओली, और पुष्प कमल दहल प्रचंड जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो वहां का जो माओ मार्क्सिस्ट धड़ा है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन इनको 2017 में चुनाव के बाद एक साथ करके चीन की कोशिशों से एक साथ हुए थे। कम्युनिस्ट पार्टी जो चीन की है वो यहां पर भी इसलिए दखल देती है कि ये भी तो वामपंथी है ये कहते हुए, लेकिन असल में वो चाहते ये हैं कि यहां दखल देके वो हिंदुस्तान को घेरे। इस पूरी कवायद में जब वो चाह रहे थे कि ओली और प्रचंड आपस में मिल जाए, ये हुआ नहीं, बल्कि वो नेपाली कांग्रेस से भी मिलने गए, और वहां पर जो उन्होंने टटोला वो ये देखा कि इस बार उनकी दाल नहीं गल रही है। इसीलिए अब भारत की तरफ उम्मीदों से एक बार फिर नेपाल देख रहा है। उसको लगा था कि शायद चीन के साथ जाकर उसको ज्यादा भला होगा। बॉर्डर रोड इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, कर्ज दिया जा रहा है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी आड़ में कैसे वो मैनिपुलेट कर रहा है, आंतरिक मामलों में कैसे दखल दे रहा है, ये अब नेपाल ने रियलाइज करना शुरू किया है। और इसीलिए देख रहे हैं आप कि हिंदुस्तान भी निराश नहीं कर रहा है। हमारे रॉ के चीफ हों, हमारे सेक्रेटरी हों एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट के, या फिर अभी आप देख रहे हैं हमारे आर्मी चीफ, इन तीनों ने ही वहां जाकर दौरा किया, चीजें समझी, और वहां के हालात को नॉर्मल करने के लिए नेपाल को एक बार फिर से राहत देने के लिए तैयारी हो रही है। मैं आपको इधर ले चलूंगा और बताऊंगा सीमा पर बड़ी तैयारी कैसे हो रही है और कैसे वो ड्रैगन को भारी पड़ेगी। लेकिन एक सवाल जल्दी से मैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत साहब से कर लेता हूं। गुरमीत साहब, ये वक्ती है क्या नेपाल की ये तकलीफ, और उसमें अपने हमदर्द के तौर पर फिर से हिंदुस्तान की तरफ देखना, या अब अकल आ गई होगी? दिनेश जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया। देखिए, ये जो मई के समय के अंदर में नया मैप यूनिलैटरल तरीके से नेपाल ने किया था,
इसके पीछे चाइना का साइकोलॉजिकल वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर और मीडिया वॉर था। उसके बाद में जिस प्रकार नेपाल के अंदर में स्थिति बदली, उसके अंदर में यूएन जो चाइना के जो एम्बेसडर है उनका बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस जो नेपाल के पॉलिटिकल स्फीयर में था। और जिस प्रकार नेपाल ने देखा कि चाइना तो उनकी जमीन हड़प रहा है, चाइना ने जिस प्रकार पाकिस्तान को एकदम खोखला कर दिया है, एकदम फेल कर दिया है, वही असर नेपाल को दिखाई देने लग गया। और उसके बाद में जो उनके समझ में आ रहा है, देखिए बड़ी बात यह है कि जो नेपाल और भारत है, इसका जो रिश्ते हैं ये सिविलाइजेशनल है, ये रिलीजियस है। लेकिन सर इसमें इंटरेस्ट वहां पर, एक तो चाइना वहां प्लेयर दिखाई दे रहा है, वो तो अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप की हद तक पहुंचा हुआ है। अमेरिका ने भी वहां पर स्टेक, वो भी एक स्टेक होल्डर है क्योंकि वो मिलेनियम चैलेंज कोऑपरेशन के नाम पर अपना उसका स्टेक है वहां पर। और हिंदुस्तान तो जाहिर है वो पुराना रिश्ता है नेपाल के साथ। इस पूरे सिनेरियो को जनरल सिन्हा आप कैसे देखते हैं? बहुत संक्षिप्त बता दें आप, क्योंकि अगली इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ना है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसको एक प्रत्यक्ष में देखें। राजनाथ सिंह जी का एक बयान आया था कि हमारा पेटी और रोटी का रिश्ता है। तो नेपाल में दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हम लोग सब मिस कर जाते हैं। एक है वहाँ की जनता और दूसरी है वहाँ की आर्मी। और आप ये जान करके आपको खुशी हो गई कि उनके जो आर्मी के चीफ हैं हमारे नेशनल डिफेंस कॉलेज में, और मैंने उनके साथ किया है, तो उनका ये वेरी क्लियर कट कहना है कि हम इंडिया के अलावा कहीं देख ही नहीं सकते। रॉ चीफ का जाना, आर्मी चीफ का जाना, फॉरेन सेक्रेटरी का जाना, ये चीजें कुछ दिन के लिए बदल सकती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी जो है नेपाल के अंदर में ऐसा नहीं कि उसका पूरा बोलबाला है। ये चीजें परिस्थितियां बदलती हैं और इतनी जल्दी बदलेगी। आपको आज क्या अनाउंसमेंट आपको पता है? नेपाल ने कह दिया है कि कोविड की वैक्सीन वो नहीं लेगा चाइना से, वो इंडिया से लेना चाहता है अपने 20%। और ये बहुत बड़ा तमाचा है क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसका जो डिपार्टमेंट है एक्सटर्नल अफेयर्स का, उसके उपमंत्री गए हुए हैं विशेष रूप से नेपाल को एक बार फिर ऑन बोर्ड लेने के लिए। लेकिन अगर इतने बड़े तमाचे पड़ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी कूटनीतिक हार है चीन की। लेकिन फिलहाल एक अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। वहां आपको यह देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हिंदुस्तान ने अब वल्नरेबिलिटी को समझा है अपनी, और वो एरियाज जो पहले समझे गए कि हाँ यहां प्रॉब्लम है लेकिन उनको वैसे ही छोड़ दिया गया, हिंदुस्तान ने अब तय किया है कि उन जगहों को अब मजबूत किया जाएगा। यहां पर देखिए जरा, ये पूरी सीमा आप देख रहे हैं चीन के साथ लगी हुई, इसमें खास तौर से उत्तराखंड से लगी हुई करीब 345 किलोमीटर की जो सीमा है जो चीन के साथ लगती है, उसके लिए हिंदुस्तान ने अब स्पेशल अरेंजमेंट्स करने शुरू किए हैं। हिंदुस्तान ने इस बात को भांपा है कि ये जो सीमा है, सीमावर्ती इलाकों में अक्सर, और खास तौर से आप देखते हैं उत्तराखंड पहाड़ी इलाका, वहां से अक्सर लोग रोजगार की तलाश में बाहर निकलते हैं। खेती किसानी के लिहाज से भी वैसा प्रॉमिसिंग सिनेरियो नहीं होता जैसा मैदानों में होता है, तो वहां के लोग अक्सर पलायन करके, और इसीलिए गांव के गांव उत्तराखंड में कई जगहों पर खाली पाए गए। इस बात को समझते हुए कि अगर जगह ही खाली हो जाएगी, अगर वो निर्जन हो जाएगी, तो चीन तो ये जो सलामी स्लाइसिंग करता जा रहा है इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा और चीजें कब्जाता जाएगा। हिंदुस्तान ने इसको समझा और इस बारे में आज इसके बारे में ऑफिशियल बयान भी आया कि 5 जिलों के 11 तहसीलें चिन्हित की गई हैं और उनके 100 गांव चिन्हित किए गए हैं जो इस ऑल अलोंग दिस बॉर्डर, इसमें पूरी जगह पर जहां पर भी चीजों को किसानी के हिसाब से, बागवानी के हिसाब से, मत्स्य पालन के हिसाब से, पशुपालन के हिसाब से, डेयरी के हिसाब से दुरुस्त करना है, उसको दुरुस्त किया जाएगा। इसमें जितना खर्चा आता है वहन किया जाएगा, लेकिन इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाएंगे और इस तरीके से बदल जाएंगे 11 ब्लॉक के 100 गांव। देखिए वो कौन कौन से जिले हैं। पिथौरागढ़ की 4 तहसीलें चिन्हित की गई हैं, उत्तरकाशी के 3 ब्लॉक, चंपावत के 2 ब्लॉक और इसी तरीके से चमोली का 1 ब्लॉक और ऊधम सिंह नगर का 1 ब्लॉक चिन्हित किया गया है, जहां पर आने वाले गांवों को डेवलप किया जाएगा और यह इंश्योर किया जाएगा कि यहां से लोग प्रवास ना करें, पलायन ना करें, दूसरी जगहों पर रोजगार के लिए ना निकलें और यह जगह निर्जन ना छूटने पाए, बल्कि यहां पर और आने वाले दिनों में आबादी बढ़े और आबादी समृद्ध और संपन्न हो। इसके लिए चीन को हर तरीके से भारत घेरने की तैयारी कर रहा है और जब आप दूसरे को, दुश्मन को घेरने जाते हैं तो सबसे पहले अपनी ताकत में आपको और इजाफा करना पड़ता है, अपनी कमजोरियों पर आपको फतेह पानी होती है। और ये एक बड़ी कमजोरी थी कि बॉर्डर के अलोंग वो तमाम इलाका जो था जिसको आबादी से भरा हुआ होना चाहिए था ताकि उधर आते हुए चीन भी सोचे, उसको खाली मिलता गया और वहां पर सैनिक आगे बढ़ते गए चीन की तरफ से। और आप जानते हो कितने ढीठ हैं, एक बार आने के बाद उसको अपना बताते हैं और फिर वहां से हटते भी नहीं। क्या ये स्ट्रैटेजी आने वाले दिनों में काम आने वाली है? जरा
रोहित देव साहब से ये समझ लें। शिवाज साहब उसके फौरन बाद में आपके पास आने वाला हूं। रोहित देव साहब। जी दिनेश, मैं इस इलाके का, जब 9 ब्रिगेड वहाँ पे अकेली ब्रिगेड होती थी, इंडिपेंडेंट माउंटेन ब्रिगेड, उसका जीवन था, उस टाइम पे डिवाइन मैट्रिक्स एक्सरसाइज हुई, जिसका मैंने जो पार्ट अदा किया एज अ जीवन, ये उसी नीति का एक रिकमेंडेशन था उस टाइम पर। और ये जो पूरा इलाका है, उस टाइम पर हमारे एमओ तक को ये नहीं मालूम था कि वाटरशेड के उस पार चीन क्या कर रहा है। और उस टाइम गैर कानूनी तौर पर अगर आप कहें तो मैंने कुछ पेट्रोल भेजे थे, और उसके बाद कुछ आगे समझ में आया हमको कि जो चीन का जो इरादा है, मंसूबा है, वो 2003-4 से ही काफी अग्रसर होने का था, और वाटरशेड के उस तरफ वो अपने रोड बनाने की फॉर्मेशन कटिंग उस जमाने में कर रहा था। और उसी के तहत आप देखेंगे अभी वहाँ पे एयर बेस आया है पिथौरागढ़ के समक्ष, एक और ब्रिगेड का इंडक्शन हुआ है, वहाँ पे क्रिएशन हुआ है, एक रिजर्व है हमारी जो वहाँ पे रहती है निर्धारित तौर पे। तो ये जो अहम मुद्दे हैं, और आप देखेंगे जो भी सरफेस कम्युनिकेशन है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, खंडूरी साहब के जाने के बाद 2-3 साल का गैप आया था जब वो थोड़ा धीमा पड़ गया, और उसके बाद दोबारा ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बॉर्डर तक जाता है, उसको इसलिए पुश कर रहे थे हम कि ये जो विलेजर्स हैं इनको हम आगे भेज पाएं और ऑक्यूपाई कहीं पर कर पाएं, बारावती जैसी कोई जमीन ना रह जाए जो ऑक्यूपाई ना हो। तो इसी के समक्ष ये बहुत ही एक निर्धारित तौर पे आर्मी क्वार्टर ने ये प्रस्ताव मेरे ख्याल से 2008-9 में दिया। तो ये मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कर्नल रोहित देव। कर्नल रोहित देव ने ये कहा है कि मैं उन लोगों में से एक का हिस्सा रहा हूं जिन्होंने यहाँ पर ग्राउंड वर्क किया है, और यहाँ क्या होना चाहिए इसके संदर्भ में रिपोर्ट सौंपी है। उन्होंने ये भी बोला कि इलेजिटिमेट लग सकता है, लेकिन मैंने ये किया इंश्योर करने के लिए अपने देश की सुरक्षा कि उन लोगों को उस तरफ पेट्रोल के लिए भेजा जहां असल में पेट्रोल के लिए हमारे सैनिक भेजे नहीं जाते, ये देखने के लिए कि उस तरफ चल क्या रहा है और वो किस तरीके से हमारे खिलाफ रणनीतियां बना रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये योजनाएं जो बन रही हैं शिवाज साहब, ये डेडलाइन के साथ बन रही हैं, और क्या इनको वक्त रहते अचीव किया जाएगा, या पेपर में, सुनने में, देखने में अच्छा लग रहा है? देखो बिल्कुल दिनेश, पहले तो ये बताओ, मैं 2008 से 10 इस उत्तराखंड का सब एरिया कमांडर था पूरे इलाके का, और मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है। और ये आपने ठीक बोला, हुआ क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो चाइना ने अपना जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, और अपने गांव काफ़ी उन्होंने बॉर्डर एरिया पे ले आया। और ये हमारे जो गांव थे जो बॉर्डर एरिया पे थे, सर्दियों में क्योंकि बर्फ ज़्यादा पड़ जाती है तो ये काम के उस पे पीछे आ जाते, और इनके पास ना रोड है, ना कोई एग्रीकल्चर काम, ना पोल्ट्री था, ना टूरिज्म था। तो ये देखा गया था कि इसी के कारण जो चीनी हैं वो अपने जो है याक लेके भारत की तरफ आते हैं और ग्रेजिंग ग्राउंड बना रहे हैं भारत में। ये बाराहोटी का जो एक कंट्रोवर्शियल एरिया वो ऐसे ही पैदा हुआ था। तो यह सोच विचार किया गया, हमें 4 चीजें करनी है। एक तो हमने रोड बनानी है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, वहां पर टूरिज्म की तरफ करना है, एग्रीकल्चर और पोल्ट्री वहीं पर रखनी। ये जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, 100 जो विलेजेस हैं मॉडल, उनका मतलब ये है कि सर्दियों में जो गांव वाले लोग पीछे ना आए और चाइनीज को ये मौका ना दे कि वो आके स्लाइमी स्लाइसिंग करे और वहीं पर डेवलपमेंट हो। और ये एक बड़ी अच्छी पहल है। अगर आपको ये भी पता है दिनेश कि जो 65 आपकी जो स्ट्रेटेजिक रोड बनी है, 22 रोड वो उसी इलाके के पास है, वो जो बन रही है उत्तराखंड के अंदर, एक प्रकार से अगले 10 साल में। तो भारत की रणनीति अब विकास भी चाहती है, और अगर रणनीति का हिस्सा है विकास, तो इस विकास को वक्त रहते अमल में लाना होगा। एक अहम खबर बता दूं सर, उसके फौरन बाद आपके पास आ रहा हूं। चीन पाकिस्तान को जवाब देने की बड़ी तैयारी, भारतीय सैनिकों को हथियार खरीदने की खुली छूट, अगले 3 महीने हथियार खरीदने का एक्सटेंशन मिला। केंद्र ने आपातकालीन जरूरतों के लिए अनुमति दी, आपातकालीन जरूरतों के लिए अनुमति। पहले ही भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से भी यह कहा गया है कि जहां पर भी जैसी आवश्यकता होती है सेना को वो उपलब्ध कराई जाएगी और हमारे सैनिकों को खुली छूट दी जाएगी। अब जरा ये समझ लें ये इसके संकेत क्या हैं और इन संकेतों को पड़ोसी दुश्मन देशों में देखा कैसे जा रहा होगा। दिन्नी साहब, देखिए, इसमें ये कंसिस्टेंट पॉलिसी का एक एक्सटेंशन माना जा सकता है कि जहां तक राष्ट्र सुरक्षा की बात है या सैन्य का मॉडर्नाइजेशन की बात है, उसमें कोई भी ढिलाई नहीं होगी। तो इस टाइम पे इस तरह का एक बयान आना कि पूरी तरह से छूट है, तो मैं इस पॉलिसी का, इस गवर्नमेंट का पॉलिसी का एक एक्सटेंशन ही मानता हूं। मैं एक चीज, अगर दिनेश जी अगर टाइम हो तो मैं नेपाल के बारे में एक छोटा सा पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा। अगर आप अनुमति दें तो उसी से कंक्लूड करूंगा, मैं आपको वो मौका दूंगा मैं, और उसी के साथ हम विदा लेंगे इस प्रोग्राम में। लेकिन अभी मुझे आगे बढ़ने दीजिए, एक अहम खबर बताने दीजिए। चीन के कदमों में पूरी तरह से गिरा पाकिस्तान। इमरान खान ने कहा चीन का मॉडल सीखने लायक।
चीन का मॉडल सीखने लायक। दुनिया में चीन ही एकमात्र देश जिससे कुछ सीखा। चीन का विकास मॉडल पाकिस्तान के लिए बेस्ट है। यही है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यही है कि शहर की तरफ कैसे दौड़ता है वो जिसकी मौत आ जाती है। जरा एक क्विक कमेंट ले लूं जनरल सिन्हा से। दिनेश जी, आपने तो बहुत अच्छी इस जो आपने वाक्य बताया उससे आपने कंक्लूड कर दिया। देखिए, चीन की पाकिस्तान, मैं मानता हूं चीन अपने विस्तारवाद और वो किसी भी देश को ये करने की सोच की पूरी छूट है। मैं मानता हूं स्ट्रैटेजिक ये जो रस्साकसी चलती है ये चलती रहती है, मगर पाकिस्तान वो यदि इस चीज में फंस जाए और जिस तरह से आप बता रहे हैं वो ये सेम इमरान खान कहते हैं कि हमारा अब पूरा भविष्य चाइना के हाथ में, तो मैं तो उसको मुबारकबाद देता हूं पाकिस्तान को। और ये मैं मानता हूं खुदा करे मैं क्या होगा सर, मतलब ये भी मैं समझना चाहता हूं, ये जिनजियांग ही नाम देंगे इसको, नीचे तक जिनजियांग बोलेंगे, या इस वाले इलाके को कुछ और पुकारा करेंगे? गुरमीत साहब एक दिनेश जी एक कमेंट दे दूं प्लीज। हाँ, आ रहा हूं। देखिए दिनेश जी, ये इसका नाम तो होगा कश्मीर, और ये मौका मिला है हमें लेने के लिए पीओके का। ये हिस्सा कभी नहीं होगा चाइना का, ये आप ले लीजिए। चीन ने मौका दिया है और ये हमारे पास आएगा। आप देखें कैसे चीजें। तो आपदा में अवसर की बात कर रहे हैं जनरल सिन्हा, और कह रहे हैं कि इसी आपदा में आपके पास वो अवसर है कि आपका जो हिस्सा था उसको वापस लेकर आइए। आ रहा हूं मैं गुरमीत साहब आपके पास, लेकिन ये अहम खबर बताने के बाद ये इंफॉर्मेशन देखना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से तमाम उन देशों ने जिन्होंने पहले चीजों को कुछ थोड़ा लूज छोड़ा हुआ था, हालांकि 9/11 के बाद समझ में तो आ गया था कि क्या हो रहा है, और जो आग दूर जल रही है उसकी तपिश हम तक भी पहुंचेगी, हम भी जलेंगे, ये समझ में आ गया था। उसी के बाद आपने देखा था कि अमेरिका का रवैया जो पहले गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की बात करता था, अब उसको समझ में आ गया कि टेररिज्म होता है। लेकिन अब ये मुश्कें और कसी जा रही हैं। कैसे? देखिए, आतंकिस्तान पर अटैक इस तरीके से हुआ है कि फंडिंग के नाम पर, अमेरिका मदद के नाम पर, वहां तमाम सामाजिक और आर्थिक ढांचा सुधारने के नाम पर अमेरिका से जो मदद जाती रही है पाकिस्तान को, वहां पर चिन्हित कर लिया गया है कि किन सोर्सेस से आखिरकार टेररिस्ट को पहुंच रहा है पैसा, और उस पैसे को रोकने का काम किया गया है। वहां पर जो ट्रेजरी है वहां पर एक स्पेशल ऑफिस होता है फॉरेन असेट्स एलोकेशन के लिए, और वहां इस बात को समझा गया और यह तय किया गया कि अब ये पैसे रुकने चाहिए। कैसे? लश्कर तैयबा का 3.42 अरब डॉलर, सबसे ज्यादा तो यही। इसके मुकाबले जो बाकी आपको दिखेंगे वो कम दिखाई देंगे। $1,725 जैश ए मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन 45,798 डॉलर, हिजबुल मुजाहिदीन $4,321, तहरीक तालिबान 5,067। असल में इसमें यह भी समझना होगा कि सीधे सीधे इनके अकाउंट्स में नहीं चले जाते। ये ऐसा डिजाइन बनाया जाता है उस देश की तरफ से जो अपने यहां पर टेररिज्म को सपोर्ट करता है कि ये पैसे धीरे धीरे करके किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाएं उन तक जो उनके लिए छद्म युद्ध छेड़ने का, आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। उन तमाम सोर्सेस को, उन तमाम चैनल्स को आइडेंटिफाई किया गया और ये पैसे रोके गए, और ये साल दर साल हो रहा है। इसी तरीके से इसके पहले वाले साल में 2019 के ये फिगर्स हैं, 2018 में भी ये किया गया था। लेकिन क्या इस तरीके की रोग कंट्रीज को कोई भी पैसा दिया जाना मुनासिब होता है, होना चाहिए, या ये असल में मैसेजिंग ज्यादा है इसमें? और इसमें अमेरिका के हिसाब से अगर आप देखें तो जो पैसे जा रहे हैं, पैसों को रोकना और उससे कोई प्रॉब्लम पर हल पा लिया जाएगा, ऐसा कम लगता है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मैं आपसे समझना चाहता हूं इसका मायना क्या है? देखिए, ये जो पाकिस्तान है ये ग्लोबल टेररिज्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और इसलिए पूरा दुनिया को ये समझ आ गया है, और यूएस को खास तौर पर समझ आ गया है कि इनकी जो टेररिस्ट फंडिंग है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इसको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान तो झूठ ही बोलता रहेगा, पाकिस्तान तो डिनाइबिलिटी करता रहेगा कि इसका हाथ टेररिज्म में नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है कि पाकिस्तान में टेररिज्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन और उनकी जो स्ट्रैटेजी और पॉलिसी है स्टेट की, वो उसी दिशा में है। इसलिए बहुत जरूरी है पूरी दुनिया के लिए कि ये जो पैसे का जो रूट है, जो टेररिस्ट फंडिंग है, इसके ऊपर में नकेल कर। लेकिन सर ये रुकेगा? ये क्या जो पहले कहा जाता था कि वहां आर्मी अल्लाह अमेरिका है,
अब वो AAC हो गया, पहले AAA था, अब AAC हो गया है। वहां से अमेरिका को अगर आप हटाएं तो चाइना उस जगह को, उस वैक्यूम को न सिर्फ भर रहा है बल्कि पहले से कहीं ज्यादा पैसे मिल रहे हैं सर। आपने बिल्कुल ठीक कहा दिनेश जी। दिनेश जी, आपने एक बहुत बड़ी बात पहले की थी कि जो पाकिस्तान और चाइना का गठबंधन है और जिस इलाके में सबसे बड़ा गठबंधन है उसमें क्या होगा। 2021 का एक बात पक्की है कि जो भारत ने रेड लाइन बनाई है POK की और गिलगित बाल्टिस्तान की, और जो पाकिस्तान और चाइना का नापाक गठबंधन है वो अवश्य ही टूटेगा, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। राइट, एक अहम खबर बताने के बाद मैं आपके पास आ रहा हूं वापस मेहमानों के पास। भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर भारत ने जमकर फटकारा है। डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए भारत का विरोध, कहा ऐसे ध्यान रखते हैं आप अपने यहां माइनॉरिटीज का। मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर भारत ने फटकारा। पाकिस्तान हमेशा यह एलिज करता रहा है कि भारत ने अपनी माइनॉरिटीज का ख्याल नहीं रखा। पाकिस्तान ने क्या किया है वो तो सिर्फ आरोप लगाता है, यहां पर क्या किया है वो पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन भारत ने इस पर सख्त ऐतराज जताया है। अब जरा इस पूरे सिनेरियो को लेकर मैं रोहित देव साहब के पास जाता हूं। रोहित देव साहब, क्या पाकिस्तान अपनी हरकतें रोक देगा? ये पैसे रोकने से जो अमेरिका ने रोके हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये कहते हैं कि वो हमेशा अलग थलग पड़ गया वर्ल्ड फ्रेटर्निटी में। अलग थलग कैसे पड़ गया सर? कोई ना कोई तो हमेशा उसको दूध पिलाता रहता है साहब को। देखिए, अगर टेररिस्ट स्टेट बोलूं तो मैं शायद अचूक नहीं होऊंगा। वो टेररिस्ट स्टेट इसलिए बना क्योंकि उसको उसके तौर पे काफी पैसे और फंडिंग हुई। गुड बैड तालिबान पहले देखा उसने, और आदत पड़ गई पैसे लेके पैसे को डाइवर्ट करने की। 2015 के सेकेंड हाफ से अभी तक अगर आप हमारी कूटनीति को देखें, हमने किस तरह से सिर्फ इसी मुद्दे को हमने पकड़ा है। चाहे सुषमा स्वराज का टाइम हो, चाहे डॉक्टर जयशंकर का टाइम हो, हमारी नीति यही रही है कि किस तरह से फंडिंग को काटा जाए। और यहां तक कि OIC के कुछ देश और प्रमुख जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, उनसे फंडिंग को कटवाना पाकिस्तान के लिए और कुछ हद तक तुर्की के लिए, वो एक हमारी जो एक विकल्प रह गया था हमारे पास, उसको हमने काफी बखूबी यूज किया है। और वो बहुत जरूरी है। अगर आप समझें दिनेश, जब तक आप आर्थिक रूप से किसी को नहीं काटेंगे, मिलिट्री रूप से तो वो अपने आप ही कट जाएगा। जब क्षमता ही नहीं होगी गोला बारूद खरीदने की तो क्या करेगा वो? जब क्षमता ही नहीं होगी बम बनाने की तो क्या करेगा वो? राइट। तो आप धीरे धीरे देखेंगे असर पड़ा है। अगर आप देखें पिछले 1.5-2 साल में कितने टेररिस्ट को हमने मारा है कश्मीर के अंदर या LC के ऊपर। राइट, क्यों मर रहे हैं? क्यों उनके रोहित देव साहब, आप जो कह रहे हैं, क्या उसको मैं इसके 2 मायने समझूं? एक तो ऑल ऑफ अ सडन चीजें नहीं हो सकती, ग्रेजुअली हो रही हैं, इसको वेलकम करना चाहिए। और दूसरे ये कि कम से कम इससे एक वर्ल्ड मैसेजिंग भी हो रही है। ये पता चल रहा है कि देखिए उन्होंने गलत किया और उनको मिलने वाली जो माली इमदाद थी वो रोकी गई। शिवाज साहब, धीरे धीरे देखो, इसमें कोई शक नहीं दिनेश। देखो, एक मैसेज अभी पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है कि इनफ इज इनफ। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग हो रही थी, इस पे लगाव लगेगा। अभी जैसे नकेल कसी गई है, आप देखोगे अगर आपने वर्ल्ड के अंदर टेररिज्म खत्म करना है तो उसकी जो फंडिंग को आप ब्लॉक कर दो। तो अगर पैसा नहीं आएगा टेररिज्म में तो टेररिज्म खत्म होने के चांसेस हैं, और उसके बाद मिलिट्री स्ट्रेटजी से इसको वाइप ऑफ करो। लेकिन क्या इसका एक दूसरा आयाम ये नहीं है, और इसको भी समझने की जरूरत है। ये ठीक है कि इससे एक मैसेजिंग हुई और कम ही सही, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग कर रहा है उसको आप काटें। और राइट सर, टाइम कम बचा है। एक क्विक रिमार्क मैं डिन्नी साहब से ले लूं, उसमें अपने नेपाल वाले कमेंट को भी आप समाहित कर लीजिएगा कि सर क्या इसको मदद मिलना हर तरफ से बंद नहीं होनी चाहिए। और नंबर 2 ये कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन चाइना के कितने आगे तक जाते दिखाई देते हैं आपको? बस इसी से कंक्लूड करेंगे। जी देखिए, उसमें कोई शक नहीं है कि और ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है, उसमें कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को खुली तरह से सपोर्ट कर रहा है, और उसका भी रीजन हमें पता है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। जहां तक नेपाल की बात है, मेरा सिर्फ ये मानना है कि नेवर डिस्टर्ब एन एनिमी मेकिंग अ मिस्टेक। यानी कोई दुश्मन जब गलती कर रहा हो तो हमें उसको तंग नहीं करना चाहिए। चाइना, जैसे आपने बताया था, जो अपना एक सीनियर जो उनके एक डिप्लोमेट है उनको वहां पर भेजा गया वहां पर करने के लिए, और उसके खिलाफ नेपाल में बहुत ज्यादा दंगे और वो क्या बोलते हैं प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और ये हमने भी देखा है, जब हमने इंडल्ज करने की कोशिश किया है। नेपाल एक बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स इशू है, तो वहां पर हमारा ये इस तरह का इंटरफेरेंस ठीक नहीं है। चाइना को करना चाहिए, और चाइना जब करेगा तो वो खुद अपने हाथ जलाएगा।
बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से आप सब लोगों को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे तमाम दर्शकों को एक बार फिर से नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपसे जुड़े आपके सरोकार के हर एक अहम मुद्दे के लिए अड़ी रहेगी, हम अड़े रहेंगे, अड़ी, क्योंकि हमें है देश की बड़ी। आज के लिए इतना ही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।